सभी परीक्षार्थियों को नमस्कार। संस्कृत निष्ठा मॉडल पेपर क्रम संख्या 7 का हम कल अध्ययन कर रहे थे। उसमें 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे व्याकरण और गद्य पद्य पर आश्रित। आज हम उससे आगे संस्कृत शिक्षण विधियों से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला 76वां क्वेश्चन है, देखिए, निष्ठा कार्यक्रम अस्ति। यह प्रश्न आ सकता है क्योंकि शिक्षण व्यवस्था का ये समसामयिक प्रश्न है और निष्ठा का जो कार्यक्रम था वो एक शिक्षक प्रशिक्षण की बृहत्तमा योजना थी। यही उत्तर इसका राइट है, जिसमें अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई थी, मिडिल क्लास तक के अध्यापकों को, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। इसलिए इस वजह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण की बृहत्तमा योजना का क्या नाम है। उसमें आपको निष्ठा उत्तर भरना है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, श्यामपट्ट विषय किम नोचितम। श्यामपट्ट के विषय में कौन सा उचित नहीं है। श्यामपट्ट के लिए क्या क्या कहा जा सकता है, श्यामपट्ट की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला है शिक्षकस्य दक्षिण हस्त। अध्यापक का दायां हाथ कहते हैं श्यामपट्ट को। दूसरा है शिक्षकस्य वाम हस्त, अध्यापक का बायां हाथ। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक राइट है, एक गलत है। तो दक्षिण हस्त का तात्पर्य होता है मित्र को कहते हैं, और श्यामपट्ट शिक्षक का मित्र होता है। तो दक्षिण हस्त इसका राइट उत्तर उचित है। लेकिन पूछा गया किम नोचितम, कौन सा उचित नहीं है, तो ये ब उत्तर राइट होगा, शिक्षक का वाम हस्त। दक्षिण हस्त तो श्यामपट्ट होता है शिक्षक का, वाम हस्त नहीं होता है, इसलिए ये उचित नहीं है। परंपरागत साधन भी है श्यामपट्ट विषय, और मूल्यांकन के लिए इसकी आवश्यकता भी होती है। तो ये 3 बिंदु इसके लिए उचित हैं, लेकिन शिक्षक का वाम हस्त ये इसके लिए गलत है। इस तरह का भी कोई प्रश्न आ सकता है, श्यामपट्ट को किस तरीके से पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हम याद रखें। तो उपृष्ठात अधस्तन है, ऊपर से नीचे की ओर। अगला प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्रम कीदृशम साधनम। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार का साधन है। एक होता है आकृति विस्तारक, एक होता है चित्र विस्तारक। एपिडायस्कोप, इस तरह के जो नाम आते हैं, तो उसको हम दृश्य यांत्रिक कहेंगे। द उत्तर राइट है इसका। अगला है शिक्षण सिद्धांत न अस्ति। शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, पहला है स्वाभाविकता या सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है समवाय सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हैं, लेकिन सरलात कठिनस्य सिद्धांत है, ये इसका गलत उत्तर है। सरल से कठिन का सिद्धांत ये शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो एक शिक्षण सूत्र से संबंधित और एक शिक्षण सिद्धांत से संबंधित। आपके सिलेबस में शिक्षण सिद्धांत है अधिकतर, लेकिन शिक्षण सूत्र का प्रश्न भी आ सकता है, जबकि सिलेबस में शिक्षण सिद्धांत के नाम से दिया हुआ है। अगला है रघुनाथ सफाया किम प्राह। रघुनाथ ने सफाया ने क्या कहा। पहला है संस्कृते ग्रहणम अति महत्वपूर्णम। संस्कृत में ग्रहण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति अति महत्वपूर्ण, अभिव्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न ग्रहणम न च अभिव्यक्ति, न तो ग्रहण और न ही अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त सर्वे, इसमें ए ऑप्शन राइट है। संस्कृत में ग्रहण को ज़्यादा महत्वपूर्ण किया गया। ग्रहण 2 प्रकार का हो सकता है, एक पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना और एक सुन करके अर्थ ग्रहण करना, और उस ग्रहण में भी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी कौशलों में पठन कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए संस्कृते ग्रहणम अति महत्वपूर्णम। देखिए, यहाँ कई तरह के प्रश्न बनते हैं। प्राथमिक या प्रथम कौशल का नाम आए तब तो हमको श्रवण कौशल भरना है, और ग्रहण वाले जो कौशल आते हैं वहाँ श्रवण और पठन के द्वारा ग्रहण किया जाता है,
और रघुनाथ सपाया ने ग्रहण वाले कौशलों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और उसमें भी पठन कौशल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसलिए मान लो किसी शिक्षाविद के नाम से कोई प्रश्न आता है, जैसे मॉन्टेसरी ने कौन से कौशल को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, तो उसने लेखन को माना। लेखन अभिव्यक्ति परक है, तो वहाँ अभिव्यक्ति उत्तर भरेंगे। और इसमें हम ग्रहण को ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो यहाँ पठन कौशल की ज़्यादा महत्ता मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मौखिक परीक्षाया भेदय नास्ति। मौखिक परीक्षा का कौन सा भेद नहीं, ये प्रश्न इस तरह का आ सकता है। वस्तुनिष्ठ, मौखिक, लिखित, इनमें से जरूर आएगा। इसलिए मौखिक परीक्षा के देखिए अब 3-4 तरह के प्रश्न इसमें दिए हैं। पहले भी मौखिक परीक्षा का एक प्रश्न दिया मैंने। इस प्रश्न को करने से काफ़ी आप इस प्रश्न के बारे में समझ सकते हैं और अपना उत्तर सही भर सकते हैं, क्योंकि पहला इसमें शलाका मौखिक परीक्षा का भेद है, शास्त्रार्थ भी है और संवाद भी है, लेकिन संयोजन नहीं है। संयोजन लिखित परीक्षा का है, इसलिए लिखित में वस्तुनिष्ठ का भेद होता है, संयोजन। तो शलाका, शास्त्रार्थ, संवाद, ये आपका मौखिक परीक्षा के भेद हैं और संयोजन नहीं है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकने परीक्षा कतिविधा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में परीक्षा कितने प्रकार की होती है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में परीक्षा के 2 भेद होते हैं। योगात्मक के रूप में पढ़ा आपने, रचनात्मक के रूप में पढ़ा। तो द्विविध 2 प्रकार की परीक्षा होती है वहाँ। लॉर्ड मैकाले महोदय से शिक्षा पद्धति से कै विधि विकसित अभवत। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के साथ कौन सी विधि विकसित हुई थी? तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, 1835 में लॉर्ड मैकाले जब आया था, तो उस समय उसके तुरंत बाद व्याकरण अनुवाद विधि गोपाल कृष्ण भंडारकर, जिसका प्रवर्तक है, वो विधि विकसित हुई थी। इसलिए याद रखें, लॉर्ड मैकाले के नाम से जहाँ शिक्षण विधि का प्रश्न आए तो उसके साथ आपको व्याकरण अनुवाद विधि उत्तर भरना है। कस्मिन् विधौ छात्राः सक्रिया भवन्ति। किस विधि में छात्र सक्रिय होते हैं? तो पहला है खंडान्वय। खंडान्वय में अध्यापक छात्रों से पद्य पढ़ाते समय साहित्यिक या विषयगत प्रश्न पूछता है, तो जब प्रश्न पूछता है छात्र उत्तर देते हैं तो सक्रिय रहते हैं। भाष्य विधि में सक्रिय नहीं होते, व्याख्या में भी सक्रिय नहीं होते, टीका में भी नहीं होते। इसलिए यहाँ खंडान्वय, दंडान्वय ऐसे जब ऑप्शन होंगे तो वो राइट माने जाएंगे, क्योंकि उनमें छात्रों से प्रश्न किया जाता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं, तो वो सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणे व्याख्याया कति अंगानि। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या के कितने अंग हैं? यहाँ अलग अलग है। गद्य पद्य के रूप में वो 60 भेद माने गए हैं और यहाँ इसमें व्याकरण शिक्षण की व्याख्या के 4 अंग माने गए हैं। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या विधि के 4 अंग होते हैं। पहला चर्चा होता है, दूसरा उदाहरण होता है, तीसरा प्रत्युदाहरण होता है और चौथा अध्याहार होता है। तो इस तरीके से व्याकरण शिक्षण में व्याख्या के 4 अंग उत्तर भरें आप। अगला है, रिक्त स्थान देकर के कवीनाम निक्षम वदंती। कवियों के लिए कसौटी होता है, तो यहाँ गद्य भरेंगे। ये एक संस्कृत के लिए एक महत्वपूर्ण उक्ति है, जिसमें आपको गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, ऐसे भी आ सकता है, गद्यम कविनाम रिक्त स्थान आ सकता है, तो वहाँ निक्षम भरेंगे। और इसमें कवियों की कसौटी गद्य को कहा गया है। अगला है, कस्मिन् विधौ छात्राः सक्रिया न भवन्ति। किस विधि में छात्र सक्रिय नहीं होते? तो यहाँ देखिए, कक्षा अभिनय में छात्र सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनको नाटक के पात्रों की भूमिका मिलती है। रंगमंच में बिल्कुल सक्रिय होते हैं और आदर्श नाट्य में नहीं होते, क्योंकि आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक खुद पात्रों की भूमिका निभाता है, इसलिए इसमें छात्र सक्रिय नहीं होते हैं। तो यहाँ स उत्तर भरेंगे। अगला है, छात्रेषु कल्पना शक्ति विकास भवति। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का जो विकास है वो कथा शिक्षण के माध्यम से ज़्यादा होता है। पद्य शिक्षण में इतना कल्पना शक्ति का विकास नहीं है, नाटक में भी नहीं है, व्याकरण में भी नहीं। नाटक मनोरंजन का जब प्रश्न आए तो नाटक शिक्षण भरना है, और
कल्पना शक्ति का जो प्रश्न आया उसमें अगर कथा शिक्षण ऑप्शन है तो कथा भरें उसमें, इसलिए वहाँ कथा शिक्षण, और अगर कथा शिक्षण नहीं आता है तब आप उसमें नाटक शिक्षण भरेंगे। इस तरीके से अपना प्रश्न का उत्तर चेंज कर सकते हैं यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति कथा शिक्षण से होती है, क्योंकि उसमें एक प्रारूप के रूप में कथा को आगे बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषण कौशलस्य विकासः कथम क्रियते। भाषण कौशल का विकास किससे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है? तो भाषण कौशल, उच्चारण के द्वारा भाषण कौशल का विकास होता है। व्यक्ति जब उच्चारण करेगा तभी उसका भाषण कौशल विकसित होगा। अगला प्रश्न है, परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण में कितने पक्ष अधिकृत हैं? तो जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें 3 पक्ष माने गए हैं ज्ञान भाव कला के रूप में, इसलिए परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण में 3 पक्ष माने गए हैं। त्रिय उत्तर भरें इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मॉडल पेपर नंबर 8 है। 8वां जो मॉडल पेपर है उसका प्रथम क्वेश्चन देखिए, हरिये रोचते भक्ति। ये पूछा गया कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो हरिये रेखांकित है, चतुर्थी विभक्ति आ रही है, और चतुर्थी विभक्ति के लिए अगर कारक पूछ रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक है। विभक्ति भी पूछ सकता है, कारक भी पूछ सकता है, शुद्ध अशुद्ध भी पूछ सकता है। रुच धातु महत्वपूर्ण है, याद रखें। इसलिए यहाँ रुच धातु, क्रोध धातु और अकथितम च वाली 8-7 स्टार्ट की धातुएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित कोई भी कारक का अनुवाद या फिर शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आ सकता है, इसलिए हरिये को हम संप्रदान कहेंगे। याद रखें, रोचते जो क्रिया है उसके साथ संप्रदान होता है चतुर्थी में, और दूसरा जो पद होता है वो कर्ता के रूप में, इसलिए भक्ति यहाँ कर्ता है। अगला क्वेश्चन है, किम शुद्धम, कौन सा शुद्ध है? पहला देखिए, स ग्रामम अजाम नयति। शुद्ध अशुद्ध देखने के लिए हम देखते हैं कि स कर्ता है, इसमें प्रथम व्यक्ति है। स के अनुसार नयति राइट है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। उससे पहले 2 शब्दों में द्वितीय विभक्ति आ रही है, वो भी राइट है, क्योंकि नि धातु द्विकर्मक धातु है और उसके साथ 2 कर्म आते हैं, इसलिए पहला बिल्कुल राइट है, स ग्रामम अजाम नयति। दूसरा देखिए, स ग्राम अजाम नयति, ये गलत है, क्योंकि स और नयति और अजाम तो सही है लेकिन ग्राम गलत है, ग्रामम आएगा। नयति के साथ नि धातु द्विकर्मक धातु है, उसके साथ 2 कर्म आएंगे। तीसरा देखिए, स ग्रामम अजाम नियते, ये भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ दोनों में द्वितीया तो है, लेकिन नि जो धातु है वो कर्मवाच्य में लिखी हुई है। नियते लिखा है, नयति बनता है, इसलिए नियते लिखा है तब दोनों में द्वितीया नहीं आएगी। तब यहाँ पर एक में प्रधान कर्म बदलेगा नी के साथ, 4 धातुओं में प्रधान कर्म बदलता है और स्टार्ट की 12 धातुओं में गौण कर्म बदलता है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। और स ग्रामस्य अजाम नयति, ये भी गलत है। तो पहला वाला राइट है। आप तो ये देखें, नयति, हरति, करसति, वहति, ये चारों क्रियाओं के साथ 2 शब्दों में द्वितीय विभक्ति करेंगे, पहले कर्ता होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखें, दंता उच्चारण स्थानम न अस्ति। दांत किस वर्ण के उच्चारण स्थान नहीं है? सूत्र याद है आपको, लृतु लसानाम दंता, तो ल भी आ रहा है उसमें, तय वर्ग का अक्षर थ भी आ रहा है और स भी आ रहा है। इन तीनों का तो है लेकिन फ का नहीं है, इसलिए द राइट करेंगे। दंत उच्चारण स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए, उच्चारण काल दृष्टिया अचाम भेदा भवन्ति। उच्चारण काल की दृष्टि से स्वरों के भेद होते हैं। या थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखा गया है, इसलिए ये अब स्वरों के भेद के बारे में कई ऑप्शन होते हैं। स्वर जो भेद है अच, उसमें देखिए 3, 9 और ये उत्तर आ सकते हैं इसके, 3 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 21 या 22 भी आ सकते हैं। स्वरों के बारे में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उच्चारण काल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो उच्चारण काल की दृष्टि से ये राइट है, 3 त्रय होगा इसमें, क्योंकि यहाँ उच्चारण काल का मतलब है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
इन तीनों के कारण ये जो स्वर है उनके तीन भेद होते हैं अचों के। उच्चारण काल का मतलब कितने लंबे समय में बोला जाएगा। एक मात्रा के लिए ह्रस्व बोला जाएगा, दो मात्रा के लिए दीर्घ और तीन मात्रा के लिए प्लुत होगा। इसलिए जब ऐसा प्रश्न हो कि उच्चारण काल की दृष्टि से अचों के भेद कितने हैं, तब आप 3 लिखें, और अचों के भेद कितने हैं तब आप 9 लिखें, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार अचों के भेद कितने होते हैं तब आप 21 या 22 लिखें। ऑप्शन पर निर्भर करेगा, अगर उसमें 21 या 22 है तो वहाँ 21-22 होंगे, उसके आधार पर फिर ऑप्शन आएंगे 21-22 होगा, 18-19 होगा, ऐसा होगा। यदि वहाँ पाणिनि शिक्षा ऐसा नहीं लिखा हुआ है और केवल यही है कि अचों के भेद होते हैं, तब आपको उसमें अगर 21-22 भी है, 9 भी है, तब आपको 9 वाला राइट करना है। और पाणिनि शिक्षा का जब नाम आए तब आपको 21 या 22, और जब 9 ऑप्शन नहीं हो तब आपको 21 या 22 राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, न ही अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, इस सूक्ति को पूरा करना है। ये कुमार संभव की एक महत्वपूर्ण सूक्ति है। न ही रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, रत्नम आएगा, यानी रत्न किसी को नहीं खोजता, वह खोजा जाता है। इसलिए न ही रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, यहाँ रत्नम भरेंगे। इसके आगे देखिए एक पैराग्राफ है, कस्मिश्चित वने खर नखरे नाम सिंह प्रतिवसति स्म, किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। अब इस लाइन में देखिए, कस्मिश्चित में पूछ सकता है यहाँ कौन सी संधि है, तो यहाँ से के साथ च आ रहा है, इस चुत्व संधि के रूप में भरेंगे। दूसरा है वने में कौन सा कारक है या कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब कारक भी यहाँ अधिकरण कारक है। इसके पश्चात है नाम शब्द कौन से लिंग में आया है, तो नाम शब्द स्पष्ट नजर आ रहा है, नपुंसक लिंग भरेंगे इसमें। जब ए के पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं हो तो वहाँ उसको आपको नपुंसक लिंग भरना है। नाम लिखा, कर्म लिखा, प्रेम लिखा, चर्म लिखा, इनके पश्चात विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं है, ए है, तो वो नपुंसक लिंग शब्द भरें, याद रखें इस तरीके से। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचितपि आहारम प्राप्तवान, इस लाइन में देखिए इतस्ततः में संधि पूछ सकता है तो इतः प्लस ततः होगा, विसर्ग से होगा। परिभ्रमण में प्रत्यय पूछ सकता है तो ये सत्री प्रत्यय अन आ रहा है पीछे, परि उपसर्ग है। क्षुधार्थ में तो कई प्रश्न बनते हैं, समास का भी बनता है और संधि का भी बनता है, ये मैंने दे भी रखे हैं नीचे। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, प्राप्तवान में प्रत्यय है, तवान आ रहा है, तवतु प्रत्यय है। इसके बाद ततः सूर्यास्त समये, सूर्यास्तस्य समये, सूर्यास्त समय, षष्ठी तत्पुरुष समास। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में त्वा प्रत्यय। स अचिंत्यत, अचिंत्यत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नूनम एक अव्यय है। एतस्याम गुहायाम, एतस्याम एक सर्वनाम शब्द है, गुहायाम में सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक है। रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, कोऽपि में कै प्लस अपि है, विसर्ग संधि के रूप में है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अत्रैव में वृद्धि संधि है, अत्र प्लस एव होगा। निगूढ़ में तय प्रत्यय है, पीछे ढह आ रहा है तय प्रत्यय के रूप में। भूत्वा में कत्वा प्रत्यय है। तिष्ठामि में स्था धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम के सृगालय समागच्छत, इसी एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ, उस गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का जो सियार था वो आया। अब पूछ सकता है समागच्छत ये कौन सा लकार है, तो जब भी कोई हलंत उपसर्ग आता है पहले, उसके पश्चात या तो हलंत अक्षर पूरा हो जाता है तब भी वो लंग लकार है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और पीछे तय हलंत है, इसका मतलब ये लंग लकार है। सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति,
गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागतः। प्रविष्टा में प्र उपसर्ग है, विस धातु, कत प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द है। आगता में भी आ उपसर्ग है, गम धातु है, कत प्रत्यय है। सृगालय अचिंत्यत, सृगाल ने सोचा। अहो विनष्टोऽस्मि, विनष्ट में भी कत प्रत्यय है। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, तत्किम करवाणी, करवाणी लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, आनी के रूप में क्रियापद आ रहा है। भवानी, पठानी, करवाणी, ये है लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। एवं विचिन्त्य, विचिन्त्य ऐसे प्रश्न लप प्रत्यय के रूप में होंगे जहाँ पहले उपसर्ग होगा और उसके पश्चात लास्ट में यह होगा, जिसके पश्चात विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होगा, तो लप प्रत्यय भरें। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर से रवम यानी स्वर करता हुआ, स्वर करना प्रारंभ किया। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, आरब्ध में आ और रव धातु और तय प्रत्यय है। इसके बाद भो बिल किम न स्मरसी यन्मया, यन्मया यन्मया में देखेंगे आप तो यहाँ संधि विच्छेद होगा यत प्लस मया, और ये संधि होगी अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण को देखकर इधर का तय भी अनुनासिक हो जाएगा। त्वया सह समय कृतोस्ति यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, पूछता है कि प्रत्यागमिष्यामि में कितने उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग है, प्रति और आ। तदा त्वं माम आकारयिष्यसि यदि त्वं माम न आव्यसि तरी अहम द्वितीयम बलम यास्यामि। अब इस पैराग्राफ से पहला प्रश्न है, परिभ्रमण में कौन सा प्रत्यय है, तो परि उपसर्ग है, उसके बाद भ्रम धातु है और भ्रमण का न हलंत है, इसलिए ये लास्ट का डी ऑप्शन परिभ्रम सत्री लास्ट वाला। अगर परिभ्रमणम होता तो परिभ्रम ल्युट होता। इसके बाद क्षुधार्थ, यहाँ कौन सी संधि है, तो क्षुधार्थ में आपको दीर्घ संधि भरनी है और क्षुधार्थ में समास आपको तृतीय तत्पुरुष भरना है। क्षुधया आर्त, भूख से पीड़ित, भूख एक कर्ण कारक है और उसके कारण से तृतीय तत्पुरुष समास होगा और संधि में इसको आपको दीर्घ संधि भरनी है। ये है क्षुधा प्लस आर्त है, क्षुधा यानी भूख से पीड़ित। अब इसमें यहाँ आ और आ के स्थान पर दीर्घ संधि है क्षुधार्थ। ऐसा आपने एक उदाहरण और पढ़ा होगा जैसे सुखार्थ, लेकिन सुखार्थ में आपको वृद्धि भरनी है क्योंकि वहाँ सुख प्लस रित है, इसलिए ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे ध्वनि में एक जैसे हैं, सुखार्थ और सुधार्थ। तो याद रखें, जब क्षुधार्थ आए, जब पिपासार्थ आए, जब त्रसार्थ आए, शोकार्थ आए, इनमें सब में आपको इनमें दीर्घ भरना है और सुखार्थ में आपको वृद्धि संधि भरनी है, सुख प्लस रित। अगर वो संधि विच्छेद दे देता है, मान लो यहाँ जैसे त्रसा प्लस रित दे देता है या क्षुधा प्लस रित दे देता है, तब वहां वृद्धि होती है। लेकिन सामान्यतः शब्द ये पूछा जाए कि त्रसार्थ और शोकार्थ क्षुधार्थ में कौन सी संधि है, तो प्रथम दृष्टया इनमें आपको दीर्घ भरना है क्योंकि इसका अर्थ पीड़ित है, प्यास से पीड़ित, और यहाँ रित का अर्थ प्राप्त होता है, इसलिए सुखार्थ आए तो आपको वृद्धि भरनी है। लेकिन ये त्रसार्थ, शोकार्थ, पिपासार्थ में अगर पूछता है तो संधि विच्छेद में भी आपको आर्त लिखना है और संधि का नाम वहाँ दीर्घ भरना है, क्योंकि ये एक जैसे मिलते जैसे उदाहरण है। इनमें इस तरीके से आप अंतर करें और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये अधिकतर पैराग्राफ में ये रहता है कि भाई वो भूख से प्यासा था, भूख से पीड़ित था, प्यास से पीड़ित था, तो इनमें आपको दीर्घ उत्तर भरना है प्लस आर्त करना है। इसके बाद है तिष्ठामि अत्र धातु लकारे च स्तः। तिष्ठामि में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है? कुछ 4-5 ऐसी धातुएं हैं जिनमें उसके रूप अलग तरीके से चलते हैं और धातु का नाम कुछ अलग होता है। तो तिष्ठामि में स्था धातु है, स्था धातु लट लकार है ये।
इसलिए ब राइट। अगला है गुहायाम अत्र कारकम अस्ति। गुहायाम में सप्तमी विभक्ति है, रमायाम, गुहायाम, कवितायाम, इनमें आपको अधिकरणम उत्तर भरना है। ब ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए एक पैराग्राफ है, एक श्लोक है, निम्नलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंब्य निम्नांकिता प्रश्न समाधेया। नीति शतक का एक श्लोक है। भर्तृहरि लिखता है सत्संगति का महत्व बताते हुए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादेति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। नीचे की लाइन एक सुक्ति भी है। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, पद्येस्मिन् छंद अलंकारम च स्पष्टयत। इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है? छंद तो आप अक्सर गिनकर बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो इसमें 14 वर्ण हैं, इसलिए ये वसंत तिल का छंद है। हाँ, लेकिन अलंकार कौन सा है? तो अलंकार का मतलब एक समुच्चय नाम का अलंकार होता है जिसमें एक ही विषय वस्तु के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हो, वो एक समुच्चय के रूप में काम करता है अथवा वो स्वभावोक्ति के रूप में काम करता है। तो यहाँ समुच्चय अलंकार है, तो वसंत तिल का और समुच्चय राइट करें। इसके बाद है देखिए उन्नति, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग का तो पता लग गया कि उद उपसर्ग है। उसके बाद अब धातु कौन सी है? नति में नम धातु है और 3 प्रत्यय है, स राइट करेंगे। याद रखें गति, नति, मति, इनमें गम, नम, इस तरह की क्रियापद आपको लिखना है मैं, और वहाँ 3 का ती जब जुड़ता है तो वो अनुनासिक वर्ण का लोप हो जाता है, तो उन्नति रूप बनता है, इसलिए उद नम 3 भरें। 73वां क्वेश्चन है, सत्संगति इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। सत्संगति का समास विग्रह क्या है? तो इसमें देखिए सज्जनों की संगति ऐसा अर्थ है, इसलिए सताम संगति राइट करेंगे, द षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अगला है कथय अत्र लकारे अस्ति। कथय, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन भरेंगे, तो ब राइट है इसका। अगला है चेतः अत्र लिंगम अस्ति। चेत शब्द में कौन सा लिंग है? तो चेत शब्द नपुंसक लिंग है, से राइट भरें इसमें। देखिए इस तरीके से मन है, चेत है, चेत है, चेतसी, चेतांसी, ये शब्द कुछ ऐसे हैं देखिए जिनमें विसर्ग का प्रयोग है और ये सब नपुंसक लिंग है। चेत है, यश है, मन है, वच है, सिर है। इस तरह के जो शब्द हैं पये, ये सभी शब्द, इनमें आपको अगर कोई लिंग पूछता है तो वहां नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। ये विसर्ग वाले शब्द हैं जिनमें आकार के पश्चात विसर्ग नजर आता है, जिसको हम प्राय पुल्लिंग में देखते हैं, लेकिन इनको आपको पुल्लिंग नहीं बताना है। इनमें सब में ये मन शब्द भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है, चेते भी आ जाता है, यसे भी आ जाता है, वचे भी आ जाता है, इनको सबको नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बताना है। इसके बाद देखिए श्लोक में और भी कुछ प्रश्न बढ़ते हैं। पहला है जाड्यम। तो जाड्यम में देखिए, जाड्यम में जड़ शब्द है और जड़ शब्द से से प्रत्यय हो रहा है। जड़ शब्द में से प्रत्यय जुड़ता है, एक तद्धित प्रत्यय है, तो इसको जड़ से जाड्यम कहेंगे, जैसे मधुर से माधुर्यम होगा। इसके बाद है वाची में विभक्ति पूछ सकता है, तो सप्तमी विभक्ति है। मानोन्नति में संधि पूछ सकता है, तो मान प्लस उन्नति गुण संधि है। पापम अपाकरोति में उपसर्ग पूछ सकता है, तो अप और आ उपसर्ग है। चेत है प्रसादयति, दिक्षु, दिक्षु में विभक्ति पूछ सकता है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। और इसके पश्चात सत्संगति में प्रत्यय पूछ सकता है, तो संगति में सम उपसर्ग है, गम धातु है और 3 प्रत्यय है। इस तरीके से इसके और भी जो प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकते हैं। अच्छा श्लोक आ सकता है सत्संगति के महत्व के बारे में। इसके बाद देखिए आगे अब शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं। 76वां प्रश्न है, छात्राणाम भावाभिव्यक्ते विकास भवति।
छात्रों की भाव अभिव्यक्ति का विकास किसके द्वारा होता है? सूत्र विधि से। सूत्र विधि से भाव अभिव्यक्ति नहीं होती है। परायण विधि से भी भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती है। वाद विवाद जब किया जाता है तो उसमें अपने भाव को प्रकट किया जाता है, इसलिए स राइट उत्तर है इसमें, वाद विवाद विधि ना। पाठशाला विधि एक तरह से सूत्र और परायण विधि का एक विस्तृत रूप है, इसलिए ये आप अनुमान से भी इसका उत्तर भर सकते हैं कि सूत्र और परायण और पाठशाला एक जैसी विधियां हैं, इसलिए ऑप्शन वाद विवाद विधि होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणाय प्रयास भवेत। संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयास कैसा होना चाहिए? अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, बहुमुखी, अंतर्मुखी। यह याद रखें, बहुमुखी राइट होगा। जब भी कोई जैसे नेतृत्व के लिए किसका विकास होता है, उसके लिए आपको बहिर्मुख उत्तर भरना है। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार नास्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखिए, वाचन में बोला जाता है, इसलिए वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ लिखित होता है, इसलिए वाचन ही इसका राइट उत्तर है, नहीं है। तो अन्यतर प्रत्युत्तर है, बहुविकल्पात्मक है, रिक्त स्थान की पूर्ति। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, लेकिन वाचन नहीं है। इसके बाद है, लघु काष्ठखंडस्य प्रयोग कस्याम परीक्षायाम क्रियते। लघु काष्ठखंड का प्रयोग किस परीक्षा में किया जाता है? लघु काष्ठखंड का जैसे ही नाम आए तो वहां आपको सलाह का परीक्षा ए राइट करना है। एक दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि श्लोकों का स्मरण कौन सी परीक्षा के लिए जरूरी है, तब आप अंत्याक्षरी भरेंगे। तो इस तरीके से अगर श्लोकों का स्मरण किसके अंतर्गत करवाया जाता है तो अंत्याक्षरी भरें। लघु काष्ठखंड का नाम आता है, सलाह का भरें। मौखिक परीक्षा में भी आप सलाह का भरें। अगला है, अभ्यासस्य सिद्धांत केन नामना ज्ञायते। अभ्यास का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास और क्रियाशीलता का सिद्धांत एक ही होता है, तो अभ्यास क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 81वां क्वेश्चन है, भौगोलिक स्थितिम ज्ञातुम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः उचितः भवेत्। यानी भौगोलिक स्थिति के ज्ञान के लिए किस अधिगम साधन का प्रयोग उचित होना चाहिए? तो यहाँ देखिए, भौगोलिक स्थिति के लिए मानचित्र है, इसलिए यहाँ ब राइट करेंगे। भौगोलिक स्थिति का नाम जब भी आए तब आपको मानचित्र उत्तर भरना है। इसके बाद लिखा है, शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे अतिशयन सहायकम भवति। शिक्षा के स्तर के उन्नति करने में सबसे ज़्यादा सहायक मूल्यांकन माना जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षा के स्तर को उन्नत किया जाता है। संस्कृत शिक्षणस्य श्रव्य दृश्य साधनम वर्तते। संस्कृत शिक्षण का श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? तो देखिए, श्रव्य दृश्य पूछा गया है। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य है, सीतावाद्यम केवल श्रव्य है, आकाशवाणी भी केवल श्रव्य है, और आकृति विस्तारक यंत्र यह आपका दृश्य साधन है, यांत्रिक वाला। कस्य शिक्षणस्य कृते भाषाद्वयस्य ज्ञानम अनिवार्यम। कौन से शिक्षण के लिए दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होता है? उसके लिए अनुवाद राइट है। दो भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है अनुवाद शिक्षण के लिए। अगला है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, अगर ऑप्शन में समवाय विधि आए तो समवाय विधि भरनी है, समवाय विधि नहीं आए तो रंगमंच भरनी है, जिसमें नाटक के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, नाटक के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति किस विधि के द्वारा हो सकती है? तो रंगमंच विधि के द्वारा हो सकती है, क्योंकि समवाय पृथक से कोई विधि नहीं है, समवाय एक मिला हुआ रूप है। इसलिए अगर उसका नाम आता है तो सर्वश्रेष्ठ विधि में उसको भरें। लेकिन अगर ये नहीं आए तो और सर्वाधिक उद्देश्यों की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो रंगमंच विधि के द्वारा। और जहाँ केवल अध्यापक को प्राथमिकता दी जाती है वो आदर्श नाट्य विधि। इस तरीके से आपको इसमें ऑप्शन भरने हैं। अगला है, सतत मूल्यांकने 56 अंकानां कृते का श्रेणी दीयते।
सतत मूल्यांकन में 56 नंबर प्राप्त करने वाले को कौन सी श्रेणी दी जाती है? तो देखिए 33 से 40 तक डी होता है, 41 से 50 तक C2 होता है और 51 से 60 तक C1 होता है, इसलिए यहाँ C1 राइट होगा। इसके बाद है मूल्यांकनस्य मुख्य प्रयोजनम अस्ति। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है, मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन यह है कि हम मूल्यांकन करेंगे, बालक की कमजोरियों को देखेंगे और उसके बाद हम उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, इसलिए ब ऑप्शन राइट है इसमें। व्याकरण संबंधी ने प्रश्ना कस्मिन विधौ क्रियन्ते। व्याकरण से संबंधित प्रश्न किस विधि में किए जाते हैं? व्याकरण से संबंधित प्रश्न दंडान्वय में किए जाते हैं और विषय वस्तु और साहित्य संबंधित प्रश्न खंडान्वय में किए जाते हैं। और छोटे स्तर पर पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि गीत विधि है। और अर्थबोध विधि वर्तमान में पद्य शिक्षण में सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, नाटकस्य तात्पर्यम अस्ति। नाटक का क्या तात्पर्य? नाटक नट धातु से बनता है और नट धातु का अर्थ अभिनय भी होता है, अनुकरण भी होता है और नृत्य भी होता है, इसलिए ये उपयुक्त सब द ऑप्शन राइट करेंगे इसमें। अगला है सहयोग विधि कस्य शिक्षणस्य अस्ति। सहयोग विधि किस शिक्षण की है? तो सहयोग विधि व्याकरण की एक नवीन विधि है, व्याकरण की एक नवीन की विधि के रूप में सहयोग विधि को कहा जाता है। 3 व्याकरण शिक्षण की नवीन विधियां हैं और उससे पहले सूत्र विधि, पारायण विधि, व्याख्या विधि आदि जो है वो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं, इसलिए इसमें ब ऑप्शन राइट करेंगे। मॉडल पेपर नंबर 9 के व्याकरण के कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में देखें, पहला प्रश्न है किम असंगतम। कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है? आई कंठतालु लिखा हुआ है, ए दयितौ कंठतालु होता है, राइट है। ओ दौतौ कंठोष्टम होता है, ये भी राइट है। और वकारस्य दंतोष्टम होता है, ये भी राइट है। और ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, ट वर्ग में ढ आता है, इसलिए ये गलत है, तो ये असंगत द ऑप्शन। अगला है कौन सा गलत है? ये पहले मॉडल पेपर में भी दिया था मैंने। सूत्रकार पाणिनि को कहा जाता है, लेकिन वहाँ अलग तरीके से प्रश्न था, तो सूत्रकार पाणिनि को कहा जाता है, ये तो राइट है, समीचीन है। वार्तिककार कात्यायन को कहा जाता है, ये भी राइट है। और भाष्यकार पतंजलि को कहा जाता है, ये भी राइट है, तो द भरेंगे इसमें, न कोपी कोई नहीं। तो ये तीनों प्रश्न याद रखें, 3 प्रश्न बन गए इसमें। पाणिनि सूत्रकार है, कात्यायन वार्तिककार है और पतंजलि भाष्यकार है। आगे एक समय से संबंधित प्रश्न है, 5:35 इत्यस्य कृते संस्कृतेन व्यवहार कथम। तो 5:35 35 को पंचत्रिंशत कहा जाता है। तो पहले तो ये देखें कि पंचत्रिंशत होना चाहिए, दूसरा ये देखें कि अधिक होना चाहिए, क्योंकि कम नहीं है, बजने में मिनट कम नहीं है, बजकर के है, इसलिए अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पंचत्रिंशत निमेष यानी मिनट, निमेषाधिकम पंचवादनम, ये राइट उत्तर है। दूसरे का मतलब है 35 मिनट कम 5 बजने में। और तीसरा है पंचविंशति 25 मिनट अधिक 5 बजने में। और पंचत्रिंशत निमेष न्यूनम, ये भी कम है। न्यून जब आए तो बजने में कम ऐसा अर्थ करें, और बजकर जब आए तब आपको अधिकम या फिर बिना अधिकम वाला प्रयोग भी राइट कर देना है। उत्तर या अधिकम, या फिर अधिक और उत्तर नहीं लिख करके भी पंचत्रिंशत निमेष पंचवादनम आ जाता है, उसको भी आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, त्वम माम पश्यसि, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। त्वम जो करता है उसकी तृतीय विभक्ति लिखेंगे। त्वम की तृतीय विभक्ति होती है त्वया,
इसके बाद माम की प्रथमा लिखेंगे, 3 एक होगा तो अहम, और अहम उत्तम पुरुष का होता है, उत्तम पुरुष में ए जुड़ता है केवल, इसलिए द ऑप्शन राइट है। त्वया अहम दृश्य, अगर कर्म के रूप में अहम आए तो दृश्य लिखना है, यानी कोई भी धातु के पीछे ये जोड़ना है, और अगर त्वम आए तो यसे जोड़ना है। बस 2 याद रखें, बाकी सब में यते यते यंते जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 65 में देखें, किम अशुद्धम, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है। तंडुलान ओदनम पस्ति, बिल्कुल राइट, क्योंकि पच के साथ 2 में द्वितीय विभक्ति है। बलिम याचते वसुधाम, ये भी राइट, क्योंकि इसमें बलिम और वसुधाम में द्वितीय है। गोपयदोग्धि, ये गलत है, क्योंकि गाम पयदोग्धि होगा, गाम में भी द्वितीय आएगी। और हरि सेव्यते, ये राइट है, हरि की सेवा की जाती है। तो अब देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें 3 एकथितम के 3 उदाहरण आपके सामने हैं, जिसमें 2 राइट लिखे गए हैं। तो अगर ये अशुद्ध आए तो आपको इस तरीके से शुद्ध करना है, और इसको गाम पयदोग्धि के रूप में शुद्ध करना है। आगे देखिए एक पैराग्राफ है, एकस्मिन वने सृगालः बकः च निवसतः स्म, एक वन में सृगाल और बगुला रहते थे। तो एकस्मिन में विभक्ति पूछ सकता है, सप्तमी विभक्ति करेंगे, और वने में भी सप्तमी होगा। निवसतः, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है लट लकार में। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी, तो वहां मित्रता में तल प्रत्यय भरना है आपको। उसके बाद लिखा है, एकदा प्रातः सृगालः बकम अवदत्, एक दिन प्रातःकाल सृगाल ने बगुले से कहा, मित्र स्वत्वम मया सह भोजनम कुरु। अब पूछ सकता है मया में कौन सी विभक्ति है, तो स के साथ तृतीया भरनी है आपको। इसके बाद कुरु में कौन सा लकार है, तो लोट लकार भरना है, मध्यम पुरुष एक वचन। सृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्, ये पूछ सकता है कि प्रसन्न में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें आपको कत प्रत्यय बताना है, तय, डबल न के रूप में शब्द दिया हुआ है, वहाँ तय प्रत्यय भरें। इसके बाद है, अग्रिमे दिने स भोजनाय सृगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए सृगाल के निवास को गया। कुटिल स्वभाव है सृगालय, अब प्रश्न पूछ सकता है कुटिल स्वभाव में कौन सा समास है। कुटिल स्वभाव है, कुटिल है स्वभाव जिसका, तो यहाँ बहुब्री समास है, क्योंकि कुटिल स्वभाव सृगाल के लिए आ रहा है। स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, बकम अवदच्च, स्थाल्याम में सप्तमी का एक वचन है, बकाय में चतुर्थी का एक वचन है। क्षीरोदनम इस पेपर में भी दिया हुआ है, आगे उसमें पढ़ेंगे। मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावै, अस्मिन पात्रे दोनों सप्तमी के एक वचन में है। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, भोजन ग्रहणे, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, भोजनस्य ग्रहणे, भोजन काले में भी षष्ठी तत्पुरुष है, भोजनस्य काले। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुले ने केवल क्षीरोदन को देखा, खाया नहीं। सृगाले तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और सृगाल पूरे क्षीरोदन को खा गया। प्रसन्न में प्रत्यय पूछा है तो डबल नेक को देख करके तय प्रत्यय भरना है आपको। इसके बाद कुरु में लकार पूछा है तो क्री धातु और लोट लकार बै राइट करेंगे, क्योंकि क्री धातु होती है। अगला है भोजन ग्रहण में, यहाँ कौन सा समास है, तो भोजनस्य ग्रहणे, द राइट करें। अगला है स्थाल्याम अत्र कारकम अस्ति, स्थाल्याम में कौन सा कारक है, तो यहाँ आप अधिकरण भरें, सप्तमी व्यक्ति में अधिकरण कारक होता है। क्षीरोदनम, यहाँ कौन सी संधि है, अब क्षीरोदनम में वैसे तो वृद्धि संधि होनी चाहिए, क्षीर प्लस ओदनम, लेकिन क्षीरोदनम में ओ का ही प्रयोग किया गया है इस पैराग्राफ में, इसलिए यहाँ इसको पररूप माना जाएगा। यहाँ ओमांगश्च सूत्र के द्वारा पररूप संधि है, क्योंकि यहाँ क्षीर प्लस जो आ प्लस उदनम है, आ और उ को यहाँ पर आ और ओ के स्थान पर पहले उसको पररूप किया गया है, इसलिए क्षीरोदनम
यानी आंग उपसर्ग के साथ और ओम के साथ पररूप संधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण पढ़ते थे ना, शिव प्लस एही, शिव प्लस आ प्लस एही, तो उसी तरीके से है ये क्षीर प्लस आ प्लस ओदनम। आ का मतलब यहाँ ईसत यानी थोड़ा, जिसमें क्षीर ओदनम, जिसमें क्षीर तो ज़्यादा हो और ओदन कम हो, पेय सामग्री जो होती है। निम्नलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंब्य निम्नांकितः प्रश्न समाधेया। ये एक श्लोक दिया है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। अब ये इस श्लोक को देखिए, ये भी नीति शतक का श्लोक है। और यहाँ इसमें देखो, पहला पूछा श्रुतवान में कौन सा लिंग है। श्रुतवान का यहाँ न हलंत है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो श्रुतवान का न हलंत कर लें इसको। अत्र लिंगम अस्ति, तो श्रुतवान यहाँ पुल्लिंग है। तवान जब जुड़े किसी में, कत्वतु प्रत्यय का तवान हो, तो वो आपको पुल्लिंग में भरना है, तवती स्त्रीलिंग में भरना है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग राइट करें। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, द्रस धातु से अनियर प्रत्यय है, इसलिए यहाँ द्रस प्लस अनियर करेंगे, ब राइट होगा। श्लोकेस्मिन छंदः अलंकारम च निर्दिशत, इसमें देखिए श्लोक में कौन सा छंद और कौन सा, तो छंद तो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति। जब ऑप्शन को देखें पहले, चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 11 अक्षर आते हैं, तो अब अक्षर गिनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 11 अक्षर वाले हैं। तो अब तो केवल पहले पहले अक्षर पे चिन्ह लगाना है। तो यस्यास्ति का ये जो है, यस्यास्ति का ये गुरु है, क्योंकि यस्यास्ति में आगे आधा स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ इसको देख करके ये गुरु हो जाएगा। जबकि दूसरा है स पंडित है, तो स में लघु आएगा, लास्ट में भी स में लघु आएगा, और लास्ट वाले में सर्वे में स में गुरु आएगा। तो जहाँ पर एक गुरु और एक लघु हो स्टार्ट की पंक्ति के वर्णों में, तो वहाँ आपको उपजाति छंद भरना होता है, इसलिए उपजाति छंद है। और सुक्ति के रूप में आ रहा है नीचे, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, ये समर्थन कर रही है ऊपर की लाइनों का, इसलिए ये अर्थांतरन्यास है। तो उपजाति अर्थांतरन्यास भरेंगे इसमें, स ऑप्शन। 74वां क्वेश्चन है गुणज्ञ, यहाँ कौन सा समास है, तो गुणज्ञ में गणितज्ञ, गुणज्ञ एक जैसे होते हैं। उपपद समास, गुणम जानाति। और इसके बाद है स एव वक्ता सच दर्शनीय, इसमें कितने अव्यय है, तो देखिए स अव्यय नहीं होता है, एव अव्यय है, और उसके बाद च अव्यय, 2 अव्यय है इसमें, एव और च, इसलिए ब ऑप्शन राइट करेंगे। आज यहाँ तक ही, कल 9वां और 10वां पूरा आपका मॉडल पेपर हो जाएंगे। यहाँ तक इसको आप कंप्लीट करें, कल पूरा करके कुछ विशेष बात इस पूरे मॉडल पेपर के बारे में और कुछ रीट की परीक्षा से संबंधित कुछ विशेष बात कल की क्लास में करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।